हेलो दोस्तों, आज मैं लेबर लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ। लेबर लॉ के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आज वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल है, डिफाइन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट होता है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेटेड है तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और वही जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी गठन करते हैं। दूसरा सवाल है, स्टेट एनी टू ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग ले ऑफ। ले ऑफ डिक्लेयर करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एन एम्प्लॉयर कैन डिक्लेयर अ ले ऑफ फॉर अ वर्कर if they are unable to provide work for a region beyond their control, such as shortage of raw material, shortage of power, मशीनरी ब्रेकडाउन, नेचुरल क्लैमिटी और स्टॉक एक्यूमुलेशन। ये सब जो है ग्राउंड होता है कभी जब कंपनी अपने वर्कर को ले ऑफ दे देता है। ठीक है, अगला सवाल है, व्हेन एंड हु कैन कॉन्स्टिट्यूट द वर्क्स कमिटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कौन और कब वर्क कमिटी का गठन कर सकता है, ये सवाल है आपसे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, any industrial establishment in which 100 or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months, the appropriate government may by general order or a special order require the employer to constitute in the prescribed manner works committee consisting of representatives of employers and workmen engaged in the establishment। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा अगर वर्कमैन है किसी भी कंपनी में तब जो है वर्क कमिटी का गठन किया जा सकता है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है वो स्पेशल ऑर्डर से एम्प्लॉयर को बोल के वो वर्क्स कमिटी का गठन करवाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच अगर कोई भी अनबन होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए, जो भी स्ट्राइक वगैरह होते हैं वो ना हो फ्यूचर में, उसके लिए पीस और हारमनी जो है कंपनी में बनी रहे इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन पर्पस था कि मेंटेन हारमनी एंड पीस बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द वेलफेयर ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अगला सवाल है, डिफाइन द टर्म इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को डिफाइन करने के लिए बोलता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है एक प्रकार का कोर्ट होता है। ठीक है, जो लेबर और कंपनी के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट हु जजिंग इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स relating to work between employer and employees regarding salary dispute, dismissal dispute, leave dispute, etc. ठीक है, in simple word, industrial tribunal is a body established to settle dispute arising out of employment such as complaint of unfair dismissal, salary dispute, etc. ठीक है, अगला सवाल है, what is meant by standing order। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक सेट ऑफ रूल होता है जिसमें कुछ भी टर्म और कंडीशंस होते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के जो व्यवहार होते हैं, उनके जो कंडक्ट होते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, in labor law, standing orders are a set of rules that govern the terms and conditions of employment in industrial establishment. In simple word, standing orders refers to a set of regulation that govern the term of employment and the conduct of both workers and employers within industrial establishment. Standing order covers work classifications, work hours, holidays, leave policies, termination procedure, disciplinary procedure, mechanism for resolve disputes, etc. तो स्टैंडिंग ऑर्डर में ये सारी बातें कवर होती हैं। अगला सवाल है,
राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड ले ऑफ। लॉकआउट और ले ऑफ में एक डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो ले ऑफ जो होता है वो एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है जो किसी कारण से माल की कमी या फाइनेंशियल इशू के कारण हो सकता है, ठीक है। जबकि लॉकआउट जो होता है, लॉकआउट में जो ओनर होता है वो अपने स्टाफ को निकाल देते हैं और अपने ऑफिस को उसको नहीं आने देता कि अब मुझे तुमको नहीं रखना है करके, तो उसको बोला जाता है लॉकआउट, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ले ऑफ इज अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूजुअली ड्यू टू लैक ऑफ वर्क और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और लैक ऑफ मशीनरी ब्रेकडाउन, ठीक है। Whereas lockout is a situation where an employer prevent employees from working by closing the workplace or denying them to access it, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज मीन्ट बाय अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? तो कोई भी एक्शन जो चाहे वो मालिक ने लिया हो या यूनियन ने, ठीक है, अगर वो कर्मचारी के राइट को वायलेट करता है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाएगा, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अनफेयर प्रैक्टिसेज रेफर टू एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियन दैट वायलेट्स द राइट ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर होता है। अगला सवाल है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है लेबर को रेगुलेट करना, ठीक है, यूनियन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में दोनों जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई उनको हेल्प करना, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट का मेन मकसद होता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? द ट्रेड यूनियन एक्ट of 1926 had the following objectives, ठीक है। फर्स्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड प्रिविलेजेस, ठीक है, टू द यूनियन। दूसरा, इंश्योर राइट्स। तीसरा, लिमिटेड फंड्स, ठीक है। और चौथा होता है रजिस्टर ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने का भी जो है इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है हाउ मैनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए कितने मेंबर की ज़रूरत पड़ती है? तो ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इन इंडिया अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। तो कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए, तब आप अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकते हो। अगला सवाल है मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल कोर्ट अंडर MRTU PULP एक्ट, ठीक है। ये 2 फंक्शंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन ये है कि वो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन इनका ये है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा इसका फंक्शन होता है कि ये लेबर राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका What is the triple test as laid down in the case of Bangalore water supply versus A राजप्पा, ठीक है। इस केस में आपसे पूछ रहा है कि ट्रिपल टेस्ट का जो प्रिंसिपल था वो लेड डाउन किया था, तो वो क्या था, ठीक है। तो इसमें पहला है ट्रिपल टेस्ट में, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना ट्रिपल टेस्ट का वो दिया था प्रिंसिपल, और उनका कहना था कि किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी कंपनी को तब तक आप नहीं मानोगे कंपनी, ठीक है, तब तक आप उसको इंडस्ट्री नहीं मानोगे जब तक आपका ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला है सिस्टमेटिक एक्टिविटी। सिस्टमेटिक एक्टिविटी अगर हो रहा है वहाँ पे तो आप ये मान के चलोगे कि वो इंडस्ट्री है। दूसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कोऑपरेशन, ठीक है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो मालिक और नौकर है दोनों का कोऑपरेशन बराबर है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो भी वो इंडस्ट्री माना जाएगा। तीसरा है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये माना जाएगा कि आपका जो है इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है हु आर अ मेंबर अंडर द MRTU एंड PULP एक्ट 1971, ठीक है। मेंबर किसको कहा जाएगा MRTU एक्ट के हिसाब से? तो जो यूनियन का मेंबर हो, ठीक है,
और जिसका 50 पैसा से कम सब्सक्रिप्शन यूनियन में ना हो उसको बोला जाता है मेंबर। ठीक है, अगला सवाल है डिफाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? तो मालिक जो एम्प्लॉयर होता है और जो वर्कमैन होते हैं, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में जो भी टर्म और कंडीशन बनाए जाते हैं और निगोशिएट किए जाते हैं उस प्रोसेस को ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। जैसे मान के चलो कोई एम्प्लॉयर बोल रहा है मैं इतना सैलरी दूंगा, ये वर्कमैन बोल रहा है सर इतना सैलरी दीजिए, अभी के ज़माने में इतने में से नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे से सैलरी के बारे में या किसी टर्म और कंडीशन के बारे में आपसी सहमति से निगोशिएट करते हैं उसको बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ negotiation between employer and employees to establish term and conditions of employment. Collective bargaining is a fundamental right that allows employee to negotiate with their employers to determine their term and conditions of employment. ठीक है, अगला सवाल है आपका डिफाइन अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अवार्ड क्या होता है? तो लेबर कोर्ट, ठीक है, या कोई भी ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करते हैं उसको बोला जाता है अवार्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अवार्ड मीन्स एन इंटरिम और अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और any question relating thereby any labor court or any industrial tribunal or any national industrial tribunal। ठीक है, किसी नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा या किसी लेबर कोर्ट के द्वारा अगर कोई अवार्ड पास किया जाता है, वो अवार्ड कोई इंटरिम अवार्ड पास किया जाता है, ठीक है, या फाइनल अवार्ड पास किया जाता है तो उसको अवार्ड कहा जाता है। अगला सवाल है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। ठीक है, तो अप्रेंटिसेस एक्ट जो है उसका मेन मकसद है कि कोई भी जो एम्प्लॉय होता है या एम्प्लॉयर होता है उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका मेन मकसद होता है कि स्किल और ट्रेनिंग का जो है उसको प्रमोट किया जाए। अगला सवाल है आपका व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो पहला ऑब्जेक्ट है कि भाई वर्कर के जो वहाँ पे वर्किंग आवर्स है उसको रेगुलेट किया जाए। अगर कहीं पे हाजार्डस प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉई का जो है ख्याल रखा जाए, राइट, वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उसको देखा जाए, उनके वर्कर के हेल्थ के बारे में ख्याल रखा जाए। तो यही सब है ऑब्जेक्ट इसका फैक्ट्री एक्ट का। इसको लिखेंगे कैसे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट वाज टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स working hazardous conditions, to regulate the working hours for the workers as it says no worker shall work more than 48 hours in a week। ठीक है, इसके बाद अगला है to lays down certain provision that help in regulating the health of the workers by taking every necessary precautions। अगला है हु इज एन ऑक्यूपायर अंडर फैक्ट्री एक्ट। ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फैक्ट्री प्रीमाइसेज के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों पर जिसका कंट्रोल होता है उसको बोला जाता है ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर का मतलब क्या हो गया? ऑक्यूपायर का मतलब हो गया इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर, जिसका कंपनी है, जिसका फैक्ट्री है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, an occupier can be defined as a person who has the ultimate control over the affairs of the factory. In simple word, occupier is someone who is responsible for all the matter related to the factory। तो ये indirectly employer हो गया, राइट। अगला सवाल है डिफाइन इलीगल लॉकआउट। ठीक है, इलीगल लॉकआउट क्या होता है? तो निकलने से इलीगल लॉकआउट का मतलब होता है ऐसा लॉकआउट, ठीक है, जो किसी एम्प्लॉय को निकालने से पहले बिना नोटिस दिए निकाला जाता है। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को बिना आर्बिट्रेशन में भेजे निकाल दिया जाता है। किसी एम्प्लॉय के साथ अगर कोई विवाद होता है तो उसको बिना कंसिलिएशन में भेजे निकाल दिया जाता है। कोई ट्रिब्यूनल में मैटर गया है तो बिना ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के उसको निकाल दिया जाता है। तो ये सब इलीगल लॉकआउट के चिन्ह है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? इलीगल लॉकआउट मीन्स अ लॉकआउट विच इज कमेंस्ड और कंटिन्यू एज फर्स्ट
without giving to the employees a notice of lockout in the prescribed manner. दूसरा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग. तीसरा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. चौथा, इन केसेज वेयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन रेफर टू द एडजुडिकेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट इन दिस केस. तो ठीक है, तो इस सब केस में अगर एम्प्लॉय निकाल देता है तो उसको इलीगल लॉकआउट कहा जाता है. ठीक है, अगला है डिफाइन लेबर कोर्ट. ठीक है, लेबर कोर्ट का मतलब क्या होता है? लेबर कोर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर के डिस्प्यूट के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए बनाया है, वो होता है लेबर कोर्ट. ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज सेटलमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, अगर उसको आपसी सहमति से समझौता करके खत्म करते हैं तो उसको बोला जाता है सेटलमेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन पी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, settlement means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written agreement between the employer and workman arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding where such agreement has been signed. ठीक है, तो ये होता है सेटलमेंट. अगला है व्हाट इज रिट्रेंचमेंट. ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में जब उसको उसके काम कम हो गए हों और स्टाफ ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कुछ स्टाफ को निकाल देते हैं. उसको बोलता है छटनी करना. ठीक है, छांट देते हैं कि आप कल से मत आना, तो उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट. ठीक है, रिट्रेंचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर्स नॉट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बट फॉर इकोनॉमिक रीजन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी से विवाद हुआ इसीलिए निकाल देते हैं. भाई हमारे पास काम कम है, अभी ये स्टाफ ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा रख के, मैं कहाँ से सैलरी दूंगा. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उनको निकाल दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट. अगला है डिफाइन स्ट्राइक. स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? तो स्ट्राइक का मतलब होता है किसी ऐसे रीजन से, किसी ऐसे कारण से, ठीक है, वर्कर जो है काम को करने से रिफ्यूज कर देता है. चाहे वो रीजन हो सकता है सैलरी बढ़ाने का, चाहे वो कुछ ऐसा रीजन हो सकता है जो डिस्प्यूट का कारण बना हो. राइट, तो ऐसे कारणों से अगर कोई ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई अपने काम को स्टॉप कर देता है तो उसको बोला जाता है स्ट्राइक. ठीक है, इसके बाद अगला है डिफाइन लॉकआउट. लॉकआउट का मतलब क्या होता है? तो लॉकआउट का मतलब होता है कि जो बंदा होता है एम्प्लॉयर, वो अपने स्टाफ को निकाल देता है और अपने ऑफिस का डोर जो है बंद कर देता है कि भाई अब कल से तू मेरे यहाँ पे मत आना. ठीक है, तो इसको बोला जाता है लॉकआउट. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द टर्म लॉकआउट इज डिफाइंड as temporary closing of a place of employment or the suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ and number of persons employed by him. ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है, any dispute between employer and employees or between employer and workman or between workman and workman which is connected to the employment, ठीक है, is known as industrial dispute. अगला है व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन क्या है? ठीक है, तो ट्रेड यूनियन जो है एक वर्कर का ग्रुप होता है, ठीक है, जो साथ मिलकर काम करते हैं और वो अपने वर्किंग जो होते हैं ना इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, और उनके जो वर्किंग आवर्स है, उनके जो वर्किंग कंडीशंस है, उसको इम्प्रूव करने का काम करता है ट्रेड यूनियन. ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? तो ए ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर हु ज्वाइन together to protect and improve their working conditions and interest. According to Trade Union Act, Section 2 subsection K define trade union as a trade union means any combination whether temporary or permanent formed primarily to regulate the relation between workmen and employers
वर्कमैन एंड वर्कमैन फॉर इम्पोजिंग एनी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड। ठीक है, अगला सवाल है आपका, स्टेट एनी टू ड्यूटीज ऑफ वर्क कमिटी। वर्क कमिटी के कोई दो ड्यूटी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्क कमिटी का पहला ड्यूटी होता है टू इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो, टू वर्क कमिटी हैज टू डील विद मेजर्स टू प्रिजर्व एमिटी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, to comment upon issues of common interest or concern and to attempt to settle any material differences of opinion in such matter। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, what are the different authority under the Industrial Dispute Act। ये बोल रहा है कि कौन कौन से अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में काम करते हैं। सबसे पहला अथॉरिटी, इसमें 7 अथॉरिटी काम करता है मिलकर। ठीक है, पहला होता है वर्क कमिटी, दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, तीसरा होता है लेबर कोर्ट, चौथा होता है कंसिलिएशन ऑफिसर, पांचवा होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, छठा होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और सातवां होता है नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये 7 जो हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर मिलकर काम करते हैं। अगला है डिफाइन इंडस्ट्री अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और एनी अदर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन इज नोन एज इंडस्ट्री। ठीक है, अगला सवाल है, कैन एन इंडिविजुअल वर्कमैन डिस्प्यूट बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या किसी इंडिविजुअल वर्कमैन का जो डिस्प्यूट होता है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है? नहीं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल वर्कमैन का कोई भी डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता है जब तक उसके साथ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई मिलके, ग्रुप ऑफ वर्कमैन मिलके अगर वो नहीं जाते एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास, तब तक वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, एन इंडिविजुअल वर्कमैन डिस्प्यूट बिकम्स एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट व्हेन इट इज टेकन अप बाय द यूनियन और ग्रुप ऑफ वर्कमैन, देन इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अगला है, व्हाट इज क्लोजर अंडर आईडी एक्ट। क्लोजर का मतलब क्या होता है, तो क्लोजर का मतलब होता है परमानेंट क्लोज कर देना किसी भी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को, तो उसको बोला जाता है क्लोजर। क्लोजर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन CC ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच सेज दैट परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयरऑफ, सच क्लोजर मे बी आइदर फोर्स्ड और वॉलंटरी एंड कैन बी रिजल्ट ऑफ वेरियस रीजन। ठीक है, अगला सवाल है, डिफाइन वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। वर्कमैन का डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन S में बताया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वर्कमैन के बारे में। ठीक है, तो डिफाइन एज वर्कमैन, वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री to do any skilled, unskilled, manual, supervisory work, technical work, operational work, ठीक है, for any salary or reward whether the terms of employment be expressed or employed is known as worker। ठीक है, अगला सवाल है, what is meant by lay off। ठीक है, तो lay off का मतलब होता है कि lay off means the failure or refusal, ठीक है, or inability of employer on account of shortage of coal, power or raw material, the accumulation of the stocks or the breakdown of machinery for any reason connected to give employment to a worker whose name is borne on the master rolls of his industrial establishment। ले ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी के पास रॉ मटेरियल नहीं होता, ठीक है, या उसके पास स्टॉक नहीं होता, या उसके पास बिजली नहीं है, या उसके पास जो है मशीन खराब हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वो बिठा के तो सैलरी नहीं दे सकते ना, तो उस समय कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए उनको छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ले ऑफ। अगला है कि व्हाट आर नॉट वेजेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। वेजेस के अंदर क्या क्या कवर नहीं होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। ठीक है, एनी बोनस और एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी पेएबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस आर नॉट फॉल अंडर वेजेस।
ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि वेजेस क्या होगा फिर, ठीक है। व्हाट आर दी वेजेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन आर डिफाइन वेजेस ऑल रेम्यूनरेशन capable of being expressed in terms of money which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment or work done in such employment। ठीक है, तो उसको वेजेस कहा जाएगा। अगला सवाल है स्टेट द एसेंशियल ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ अ बोर्ड और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो एसेंशियल क्या है, बोर्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का या रिपोर्ट ऑफ अ बोर्ड का। ठीक है, तो एसेंशियल है इसका द रिपोर्ट शुड बी राइट इन राइटिंग, जो रिपोर्ट होगा कोर्ट का, ठीक है, या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, वो राइटिंग में होगा। दूसरा, हर मेंबर, जो भी मेंबर उस बोर्ड ऑफ कमिटी में है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एसेंशियल है। अगला है आपका लास्ट सवाल 40, डिफाइन नोटिस ऑफ चेंज। ठीक है, नोटिस ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। Section 9A requires of the employer to give a notice of change before effecting any change in the condition of service of the workman under certain circumstances and in respect of certain matter। जैसे मान के चलो कोई एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है, ठीक है, उनके बीच आपको मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर वो अपने एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऑनर हूँ, मैं बोलूँगा भाई तुमको इतना सैलरी दूंगा, तुमको इतना घंटा काम करना होगा, तुमको इतना इतना टाइम देना होगा। ठीक है, अब जो एम्प्लॉई है बोलेगा हाँ सर ठीक है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, बाद में मुझे कुछ उसमें चेंजेस लाना है कि उसके ड्यूटी आवर्स में मुझे कटौती करना है या बढ़ाना है, उसका वर्किंग आवर्स यहाँ से इधर कर देना है, ये इस कंपनी से उधर जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे चेंजेस अगर मुझे लाना है तो उसके लिए हम नोटिस ऑफ चेंज लाते हैं। ठीक है, और उनको बताते हैं कि भाई आपके एम्प्लॉयमेंट में आज से ये तब्दीली की गई है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नोटिस ऑफ चेंज। तो उम्मीद है आप लोगों को लेबर लॉ के इम्पोर्टेंट 40 सवाल आप लोगों को समझ में आए हों। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।